नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और शानदार वीडियो में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम एक्वास आईपीओ का लिस्टिंग डे स्ट्रेटजी जानेंगे। आखिर लिस्टिंग डे पे करना क्या है। थोड़ा सा वीडियो लेट आ रहा है बट यहाँ पे क्वालिटी कंटेंट मिलने वाला है। देखो यहाँ पे ओपनिंग क्लोजिंग ये सब कोई मतलब नहीं है, बट लिस्टिंग कल होने वाली है। कल मतलब 10 दिसंबर को आपकी लिस्टिंग है, तो आओ सीधा सीधा जो है जल्दी से स्ट्रेटजी देख लेते हैं। उसके लिए हमें कंपनी करती क्या है, फाइनेंशियल क्या है, फंडामेंटल कैसा है, ये सारी चीजें देखना होगा। तो कंपनी करती क्या है, कंपनी 2000 में सन 2000 में इनकॉर्पोरेट हुई है और कंपनी का काम क्या है, ये मैन्युफैक्चरिंग करती है और ऑपरेटिंग करती है क्या इन एरोस्पेस सेगमेंट। एरोस्पेस सेगमेंट में बहुत सारी चीजों का जो है ये मैन्युफैक्चर करती है, वो सारा काम करती है। इसका जो है मैं यहाँ पे सिंपल सा वर्जन लिख कर लाया हूँ कि कंपनी का सेक्टर क्या है, और मेनली जो सेक्टर है एरोस्पेस में ही है, बट यहाँ पे पूरा सेक्टर समझ लो। एरोस्पेस प्लस प्रिसीजन मैन्युफैक्चरिंग, इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग, इतना कंपनी वर्क करती है। मेनली एरोस्पेस मैन्युफैक्चरिंग करती है और इसका ग्रोथ है, इंडिया में ग्रोथ है। रीजन क्या है, इंडिया जो है मेक इन इंडिया डिफेंस एंड एरोस्पेस पॉलिसी के तहत जो है लॉन्ग टर्म में कहीं ना कहीं इसकी डिमांड बढ़ेगी। और ऊपर से बोइंग हो गया, एयरबस हो गया, ये लोग जो है इंडिया से सोर्सिंग बढ़ा रहे हैं। तो इन सबको देख के आपको यही लगेगा कि कंपनी का जो है सेक्टर ठीक है। बात कर लेते हैं कि इसका फाइनेंशियल कैसा है, क्योंकि फाइनेंशियल जानना बहुत जरूरी है। फाइनेंशियल की बात करें तो मार्च 2023 में रेवेन्यू हुआ 840 करोड़ का, मार्च 2024 में 988 करोड़ का रेवेन्यू हुआ। वहीं मार्च 24 से 25 के बीच 959 करोड़ का रेवेन्यू हुआ। करीब रेवेन्यू जो है 3% का डिक्रीज हुआ है, बढ़ा नहीं है, डिक्रीज हुआ है। प्रॉफिट की बात करें तो प्रॉफिट क्या लॉस में कंपनी 2023 में लॉस में 109 करोड़, 24 में लॉस कम हुआ 14 करोड़ का। वहीं 24 से 25 के बीच लॉस फिर से बढ़ गया, 102 करोड़ का लॉस हो गया। तो ये निगेटिव पॉइंट है। 619 करोड़ का लॉस जो है बढ़ा, ये बहुत ही निगेटिव पॉइंट है। EBITDA की बात करें, चलो EBITDA चलो ठीक ठाक है, ऐसे ही चल रहा है, अप एंड डाउन इसमें लगा ही रह रहा है बार बार। नेटवर्थ की बात करें तो नेटवर्थ में आप देखोगे तो नेटवर्थ ठीक ठाक है, चलो मान इनके पास ठीक ठाक नेटवर्थ है। हालांकि मार्च 2024 में जो नेटवर्थ था उसके मुकाबले अभी नेटवर्थ तो कम ही है। रिजर्व की बात करें तो रिजर्व देखोगे तो 200 करोड़ के अराउंड अभी सितंबर 25 में 200 करोड़ के अराउंड इनके पास रिजर्व है। टोटल बोरो की बात करें तो 533 करोड़ का इनके पास बोरो है, और आई थिंक बोरो मैनेज करने लायक है। ओवरऑल आप देखोगे तो लॉस मेकिंग कंपनी है, रेवेन्यू बढ़ नहीं रहा है, EBITDA वगैरह में ढंग से ग्रोथ नहीं देखने को मिल रहा है। तो ओवरऑल इसका जो फाइनेंशियल ठीक नहीं है भाई, फाइनेंशियल सही नहीं है। इसके बाद हम आइए नीचे देख लेते हैं कि इसका कुछ इंडिकेटर कैसे कैसे है। ROE भाई निगेटिव में कोई मतलब नहीं है, ROC 0.87 का है, बहुत ही कम है। डेट टू इक्विटी 0.99 का है, 1 से कम है, चलो ठीक है यार, और बढ़िया है यार। 1 से कम है भाई, 1 से कम होना चाहिए बस, और क्या चाहिए। 1 से कम है, चलो बढ़िया है। डेट मैनेज करने लायक डेट है। और रिटर्न ऑन नेटवर्थ, ये सारी चीजें निगेटिव में है, कोई मतलब नहीं बनता इसका। EBITDA मार्जिन ठीक ठाक है 11.68% का, चलो ठीक ठाक EBITDA मार्जिन है, बट और ज्यादा होना चाहिए था। EPS की बात करें तो ये सब निगेटिव में है, तो कोई मतलब नहीं बनता है। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि प्रमोटर्स होल्डिंग ड्रॉप हो रही है। केवल केवल 59% का प्रमोटर होल्डिंग बचेगा। आईपीओ के बाद 59% का प्रमोटर होल्डिंग बचेगा, जो कि बहुत ही बेकार है किसी भी कंपनी के लिए। प्रमोटर्स का इतना ज्यादा जो है स्टेक बेच देना, ये अच्छी बात नहीं होती है। तो ये बहुत ही निगेटिव पॉइंट है। हाँ, यहाँ पे देखो ये जो है फ्रेश इशू जो उठा रहे हैं 433 करोड़, उसमें से जो है बोरो वगैरह पे करेंगे तो इनका बैलेंस शीट और ज्यादा सुधर हो जाएगा। तो बैलेंस शीट तो इनका ठीक ठाक हो जाएगा, सुधर जाएगा, बट पेट मार्जिन ये सब जो है नहीं सुधर पाएगा। उसके लिए इनको और मेहनत करना पड़ेगा। आने वाले दिनों में नेक्स्ट क्वार्टर रिजल्ट तक हो सकता है सब कुछ सुधर जाए, बट अभी के हिसाब से तो ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है। आओ पीयर कंपेरिजन किया जाए तो पीयर कंपेरिजन में हमें बहुत सारे नाम देखने को मिले हैं, डिक्सन, काइनीज, बहुत सारे नाम देखने को मिल रहे हैं। और यहाँ पे कंपेरिजन करने बैठूं तो बहुत टाइम लगेगा एक एक चीज पढ़ने में, बट मैंने इसका डिटेल कंपेरिजन किया था। आईपीओ रिव्यू वाला कोई वीडियो देखा होगा तो हम मैंने किया था। तो यहाँ पे हम सीधा मैं आपको यही बताऊंगा कि कंपनी टॉप 3 में आ रही कि नहीं आ रही। कोई भी आईपीओ में जो लॉन्ग टर्म के लिए कोई रिव्यू बना रहा है तो उसको हमेशा ये देखना चाहिए कि पीयर के मुकाबले टॉप 3 सस्टेन कर रहे हैं कि नहीं। जितने जितने यहाँ पे पीयर लिस्टेड है, ये जितने भी यहाँ पे पीयर लिस्टेड है उसमें टॉप 3 में कंपनी को आना जरूरी होता है, और ऐसा होना चाहिए, ऐसा मानना चाहिए। तो यहाँ पे आप देखोगे नंबर 1 की बात करें तो कहीं ना कहीं डिक्सन टेक्नोलॉजी देखने को मिलेगा, दूसरे पे काइनीज मिलेगा और एम्बर वगैरह मिलेगा। लास्ट में आपको जाके आपका एक्वस देखने को मिलेगा, लास्ट में या लास्ट से सेकंड वेकेंड पे देखने को मिलेगा। तो ये निगेटिव पॉइंट है कि ये पीयर्स में सस्टेन नहीं कर पा रहे हैं, पीयर के मुकाबले अपना परफॉर्मेंस नहीं दिखा पा रहे हैं, ये निगेटिव पॉइंट है। आने वाले दिनों में हो सकता है सब कुछ सही हो जाए, सब कुछ बढ़िया हो जाए, बट अभी के अकॉर्डिंग तो ऐसा कुछ नहीं देखने को मिल रहा है। ओवरऑल फंडामेंटल की बात करें तो फंडामेंटल इसका जो है स्ट्रांग नहीं है, ना ही गुड है, बेकार फंडामेंटल है भाई। एवरेज एकदम कह सकते हैं, एवरेज एकदम फंडामेंटल है। तो कोई एंकर बुक के साथ चलना चाहता है लॉन्ग टर्म के लिए, तभी लॉन्ग टर्म का व्यू बनता है, क्योंकि इसमें ठीक ठाक एंकर बुक ने यहाँ पे जो है पैसा डाला है। तो उनके साथ कोई चलना चाहता है तो चल सकता है। बाकी मैं पर्सनली बताऊं तो मैं तो लॉन्ग टर्म के लिए किसी कीमत पे इसको कंसीडर नहीं करने वाला हूं। हाँ, आने वाले दिनों में हो सकता है कि लॉन्ग टर्म के लिए सोचा जाए, अच्छा परफॉर्मेंस दे तब। अब अच्छा परफॉर्मेंस का ये मतलब नहीं होता कि 2-4 ग्रीन कैंडल देख लिया जाए बस इन्वेस्ट कर दिया जाए, ऐसा नहीं होता भाई। अच्छा परफॉर्मेंस मतलब इसका बैलेंस शीट सुधर जाएगा, बिग प्लेयर्स की बहुत ज्यादा एंट्री होगी, तब माना जाता है कि हाँ कहीं ना कहीं अच्छा परफॉर्मेंस करने वाले हैं। अब आइए जीएमपी की बात करें तो 32 का जीएमपी चल रहा है, करीब 25% का जीएमपी है। जीएमपी थोड़ा ड्रॉप हुआ है, मार्केट वगैरह गिरा है, तो ऑब्वियसली भाई
भाई जीएमपी थोड़ा सा यहाँ पे ड्रॉप देखने को मिला है, तो 25% का जीएमपी चल रहा है। अब बात कर लेते हैं एक्सपेक्टेड लिस्टिंग कितना हो सकता है। तो लिस्टिंग की बात करें तो लिस्टिंग मेरे ख्याल से करीब 20% के अराउंड ऐसे कुछ लिस्टिंग देखने को मिल सकता है। इसमें 20% के अराउंड लिस्टिंग देखने को मिल सकता है। और वही हम बात कर लेते हैं कि जो है आगे करना क्या है, होल्ड करना है, सेल करना है, क्या कुछ करना है। तो देखो भाई मैं पर्सनली बताऊं तो ये केवल केवल लिस्टिंग गेन के लिए आईपीओ था। लिस्टिंग गेन जो भी मिल रहा है उसको लेके जाना सबसे बेस्ट ऑप्शन रहना चाहिए। और हो सके तो जो है ऑर्डर वगैरह देख लेना है, बहुत ज्यादा इसमें ऑर्डर लगा रहेगा लिस्टिंग के दिन, तो लिस्टिंग के बाद 10 बजे के बाद थोड़ा बहुत ऊपर जाएगा, उसके बाद गिरावट करेगा। मैं लाइव रहूंगा तो वहां पे बता दूंगा कि कहाँ तक ये जा सकता है और कहाँ से टैप करके क्या कुछ करके गिरावट कर सकता है, वहां से मैं बता दूंगा। बाकी ये समझो कि ये लिस्टिंग गेन के लिए था, लॉन्ग टर्म के लिए तो अभी के अकॉर्डिंग कोई व्यू नहीं बनता है। आप चाहो तो कर सकते हो, ये बहुत ज्यादा रिस्क टेकर हो तभी करना। ये उन लोगों के लिए तो बिल्कुल नहीं है जो लोग रिस्क लेना नहीं जानते हैं, जो लोग रोज पोर्टफोलियो चेक करते हैं कि मेरा जो है शेयर बढ़ा कि गिरा, उनके लिए नहीं है। जो 3 साल 5 साल के लिए आराम से बैठ सकते हैं उनके लिए भाई है। तो वो करना चाहते हो तो भाई कर सकते हो। बाकी फ्रेश एंट्री की बात करें तो भाई फ्रेश एंट्री देखो, ऐसे आईपीओ में फ्रेश एंट्री नहीं करना चाहिए। जिसका फंडामेंटल सही नहीं रहता उसमें फ्रेश एंट्री का कोई मतलब नहीं बनता है, ठीक है। आप फ्रेश एंट्री का ऐसा सोच सकते हो, स्विंग ट्रेडिंग करना चाहो तो एक व्यू बन सकता है ठीक ठाक, इसमें ऑर्डर लगा, बाइंग ऑर्डर वगैरह ठीक ठाक आया तो स्विंग के लिए बन सकता है। बाकी लॉन्ग टर्म के लिए तो अभी तो कोई व्यू नहीं बन रहा है। फिलहाल आपकी मर्जी, आप जो भी करना चाहो अपनी सोच समझ के करिएगा। बट मेरा यही मानना था कि नो फ्रेश एंट्री, लिस्टिंग गेन के लिए आईपीओ है, लॉन्ग टर्म के लिए तो अभी के हिसाब से बिल्कुल नहीं है, आने वाले दिनों में हो सकता है। फिलहाल आज की वीडियो में समाप्त करते हैं। ऐसे शानदार कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।